नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे वैश्या घरों के बारे में जानेंगे कि इनका इतिहास क्या है। वैश्या घर यानी रेड लाइट एरिया आज के सभ्य भाषा में बोला जाता है, तो आइए जानते हैं। वैश्यावृत्ति है जिसमें फरोशी एक किस्म का कारोबार होता है जिसमें पैसों के लिए शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। इस कारोबार को करने वाले शख्स को वैश्या कहा जाता है। आधुनिक समय में वैश्या के स्थान पर रेड लाइट एरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैश्यावृत्ति सभी सभ्य देशों में आदिकाल से विद्यमान रही है। यह सदैव सामाजिक यथार्थ के रूप में स्वीकार की गई है और विधि एवं परंपरा द्वारा इसका नियमन होता रहा है। भारत देश के भूतकाल की अगर बात करें तो राजवेश्या, नागरी, गुप्त वेश्या, ब्रह्म वेश्या तथा देव वेश्या के रूप में पंचवेश्या है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने इन्हें राजतंत्र का अविच्छिन्न अंग माना है तथा एक सहस्त्र वार्षिक शुल्क पर प्रधान गणिका की नियुक्ति का आदेश दिया है। गणिकाएं वे होती थीं जो सिर्फ ईश्वर के लिए ही नृत्य करती थीं और किसी के लिए भी नृत्य नहीं करती थीं। आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेज 1700 ईस्वी में आए थे, पर उससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल से भी पहले हमारे देश में वैश्यावृत्ति रही। स्पष्ट है कि समाज का कोई अंग एवं इतिहास का कोई काल इनसे विहीन नहीं था। इनके विकास का इतिहास समाज विकास का इतिहास है। धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि में ये सदैव उपस्थित रही हैं। वैदिक काल की अप्सराएं और गणिकाएं, मध्य युग में देवदासियां और नगर वधुएं तथा मुस्लिम काल में वारांगनाएं और वैश्याएं बन गई। भारत देश में ये प्रारंभ में धर्म से संबंध थी और 64 कलाओं में निपुण मानी जाती थी। मध्य युग में सामंतवाद की प्रगति के साथ इनका पृथक वर्ग बनता गया और कला प्रियता के साथ काम वासना में संबंध हो गई, पर यौन संबंध सीमित और संयम था। कालांतर में नृत्य कला, संगीत कला एवं सीमित यौन संबंधों द्वारा जीविकोपार्जन में असमर्थ वैश्याओं को बाध्य होकर अपनी जीविका हेतु लज्जा तथा संकोच को त्याग कर अश्लीलता के उस स्तर पर उतरना पड़ा जहां पछता प्रबल है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस कुप्रथा का विरोध किया तो नन्ही नाम की एक वैश्या ने उनकी हत्या कर दी। मेरी बातों से तो आपको पता लग गया होगा कि भारत में प्राचीन काल में वैश्या नहीं गणिकाएं होती थी जो सिर्फ ईश्वर के सामने ही नृत्य करती थी, न कि भक्त राजा महाराजाओं के लिए। बाद में मुगल साम्राज्य में ये गणिकाएं वारांगनाएं बन गई, माने वैश्याएं बन गई, पर ऑर्गेनाइज लेवल में ये सिर्फ अंग्रेजों ने इन्हें पूरी तरह से वैश्या बना दिया। कैसे? अंग्रेजों की जहाँ जहाँ भी भारत में सेना रही है वहाँ वहाँ वैश्या घर बनाया। जहाँ जहाँ आर्मी कैंट अंग्रेजों ने भारत देश में बनाया वहाँ वहाँ वैश्या घर भी बनाया। तभी तो मुंबई में, कलकत्ता में, नागपुर में वैश्या घर आपको मिलेंगे। भारत में वैश्यावृत्ति का देह व्यापार अभी भी अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत आता है। समय समय पर इसके कानूनी मान्यताओं को लेकर चर्चाएं गर्म होती रहती हैं। सेक्स वर्करों तथा कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा इस तरह की मांग उठती रहती है। कुछ वर्ष पहले महिला यौन कर्मियों का कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ जिसमें यौन कर्मियों के संगठन नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन बगैर कानूनी मान्यता के भी पूरे देश में यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। देश में आज कुल 1170 रेड लाइट एरिया हैं। इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा धंधे वाला एरिया है कोलकाता और मुंबई। एक आंकड़ों के अनुसार करोड़ों रुपए का साप्ताहिक बाजार है अकेले मुंबई का रेड लाइट एरिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देव व्यापार की प्रथा का एक लंबा इतिहास है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पहले जो मुजरा तथा नाच गानों के केंद्र के रूप में जाने जाते थे वही बाद में वैश्यावृत्ति के अड्डों के रूप में मशहूर हो गए। एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में यौन कर्मियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 1947 में यौन कर्मियों की संख्या 20 लाख थी जो 2011-12 तक बढ़कर 30 लाख हो गई। 2018 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि देश में 90% यौन कर्मियों की उम्र 15 से 35 साल के बीच है। ऐसे में मामले देखने में आए हैं जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में 12 से 15 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को भी वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में से सटा दक्षिण परंगना जिले के मधुसूदन गांव में तो वैश्यावृत्ति को जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ के लोग इसे कोई बदनामी नहीं मानते। उनके अनुसार यह सब उनकी जीवन शैली का हिस्सा है और उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। देश में रोजाना 2000 लाख रुपए का देह व्यापार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 68% लड़कियों के रोजगार के झांसे में फंसाकर वेश्यालयों तक पहुंचाया जाता है।
17% शादी के वायदे में फंस कर आती हैं। वेश्यावृत्ति में लगी लड़कियों और महिलाओं की तादाद 30 लाख है। मुंबई और ठाणे के वेश्यावृत्ति के अड्डे से तो खंडित रूस और मध्य एशियाई देशों की युवतियों को पकड़ा गया है। भारत में वेश्यावृत्ति के बाजार को देखते हुए अनेक देशों की युवतियां वेश्यावृत्ति के जरिए कमाई करने के लिए भारत की ओर रुख कर रही हैं। मुंबई पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक भारत बाहर से आकर यहां वेश्यावृत्ति में लिप्त युवतियों में उज्बेकिस्तान की युवतियां सबसे ज़्यादा हैं। गृह मंत्रालय के वर्ष 2007 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक देह व्यापार में शीर्ष पर हैं। 2007 के आंकड़ों के अनुसार वेश्यावृत्ति के 1199 मामले तमिलनाडु में हैं और 612 मामले कर्नाटक में दर्ज किए गए हैं। ये मामले वेश्यावृत्ति निवारण कानून के तहत दर्ज किए गए हैं। वेश्यावृत्ति कानून भारतवर्ष में वैवाहिक इस संबंध के बाहर यौन संबंध अच्छा नहीं समझा जाता। वेश्यावृत्ति भी इसके अंतर्गत है, लेकिन दो वयस्कों के यौन संबंध को यदि वह जन शिष्टाचार के विपरीत ना हो, कानून व्यक्तिगत मानता है, जो दंडनीय नहीं है। भारतीय दंड विधान 1860 से वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक 1956 तक सभी कानून सामान्यतः वेश्यालयों के कार्य व्यापार को संयम एवं नियंत्रित रखने तक ही प्रभावी रहे हैं। वेश्यावृत्ति का उन्मूलन सरल नहीं है, पर ऐसे सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इस व्यवसाय को प्रोत्साहन न मिले, समाज की नैतिकता का ह्रास न हो और जन स्वास्थ्य पर रतिज रोगों को दुष्प्रभाव न पड़े। कानून स्त्री व्यापार में संलग्न अपराधियों को कठोरतम दंड देने में सक्षम हो। यह समस्या समाज की है। समाज समय की गति को पहचाने और अपनी उन मान्यताओं और रूढ़ियों का परित्याग करे जो वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करती है। समाज के अपेक्षित योगदान के अभाव में इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई देश की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वेश्याएं हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ 50% से अधिक वेश्याएं HIV से ग्रसित हैं। वर्ष 2000 में मुंबई में वेश्याओं की संख्या 1 लाख थी और अभी आज के डेट में तो पता नहीं। हर साल 10% बढ़ोतरी। यह संख्या हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। देह व्यापार के मामले कोलकाता दूसरे नंबर पर है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार मुंबई एशिया की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है। वेश्यावृत्ति का कड़वा इतिहास। भारत में वेश्यावृत्ति का चलन आज का नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन भारत में नगर वधू हुआ करती थी। 2वीं सदी में ईसा पूर्व में लिखी गई संस्कृत की कहानी मृचा काटिका में वैशाली की नगर वधू इसी काम के लिए जानी जाती है। वेश्यावृत्ति का इतिहास 17वीं सदी में 17वीं और 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली कॉलोनी हुआ करती थी। यहाँ पर जापानी दासियाँ हुआ करती थी, जिनमें अधिकांश जापान की महिलाएं व कम उम्र की लड़कियाँ होती थीं, जिन्हें दासी बनाकर उनके साथ सेक्स किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारी इन लड़कियों को जापान से पानी के जहाज से भारत में लाते थे। यही कारण है कि सदियों से गोवा देह व्यापार का गढ़ बना हुआ है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने यूरोप और जापान से लड़कियों को लेकर आते थे और भारत में काम कर रही अंग्रेज़ों की सेनाओं में सैनिकों को यौन सुख पहुंचाने का दबाव डालने लगे। ये वेश्याएं सैनिकों को यौन सुख प्रदान करती थी। यह भी एक बड़ा कारण है कि हजारों की संख्या में भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में यौन सुख के लालच में भर्ती हुए। अंग्रेजी शासन में वेश्यावृत्ति। 20वीं सदी के आते आते क्रूर अंग्रेज़ों ने भारतीय लड़कियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूरोप से आई वेश्याएं जब अपनी सेवाएं देने में अक्षम हो जाती थी तो उन्हें छावनी में सैनिकों की सेवा करने व उनके भोजन पकाने के लिए तैयार कर दिया जाता था। 18 होने से पहले ही बनी वेश्या। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 30 लाख से ज़्यादा फीमेल वर्कर हैं, जिनमें 35% सेक्स वर्कर 18 साल की आयु से पहले ही वेश्या बन गई। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने और भी खतरनाक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 2 करोड़ सेक्स वर्कर हैं, जिनमें सिर्फ मुंबई में ही 2 लाख हैं। 1947 से 2015 के बीच वेश्याओं की संख्या में 50% इजाफा हुआ है। HIV संक्रमित हो रहा सूरत। एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का सूरत शहर तेजी से HIV की चपेट में आ रहा है। 1992 में यहाँ पर कुल वेश्याओं में 17% HIV से ग्रसित थी। वहीं सन 2000 में बढ़कर 43% हो गई। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2008 में यहाँ की कुल वेश्याओं में 58% HIV संक्रमित पाई गई हैं। यानी सूरत में वेश्यावृत्ति के जाल में फंसने का मतलब एड्स को न्योता देना है।
महाराष्ट्र कर्नाटक में देवदासी बेल्ट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक के बाद एक गांव व कस्बे हैं जहां वेश्यावृत्ति का व्यापार फल फूल रहा है। इन इलाकों को देवदासी बेल्ट भी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता का सोनाकाछी इलाका है। दूसरे नंबर पर मुंबई का कामतीपुरा, फिर दिल्ली की जीबी रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा, पुणे का बुधवर पेट है। इन स्थानों पर लाखों लड़कियां हर रोज़ बिस्तर पर परोसी जाती हैं। छोटे शहरों में रेड लाइट एरिया, यह कहना गलत नहीं होगा कि सेक्स टूरिज्म के बड़े स्पॉट माने जाते हैं। इनके अलावा अगर 2 टियर व 3 टियर शहरों की बात करें तो वाराणसी का मडुवाडिया, सहारनपुर का नक्कासा बाजार, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान, आंध्र प्रदेश के पिंडापुरम व गुड़ीवाड़ा, इलाहाबाद का मीरगंज, नागपुर का गंगा जमुना और मेरठ कबाड़ी बाजार इसी काम के लिए फेमस है। 12 लाख से ज़्यादा बच्चियां हैं वेश्याएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश में 12 लाख से ज़्यादा बच्चियां वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त हैं। यह खुलासा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ, जो मई 2009 में प्रकाशित की गई थी। 10 करोड़ महिलाएं वेश्यावृत्ति में। सीबीआई की रिपोर्ट, जिसे गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने जारी किया था, उसके अनुसार देश में 10 करोड़ महिलाएं वेश्यावृत्ति में फंस चुकी हैं। इनमें 40% बच्चियां भी शामिल हैं। 90% लड़कियां देश के अंदर बेची जाती हैं। सीबीआई की रिपोर्ट 2009 के अनुसार देश में देह व्यापार में लिप्त लड़कियों में से 90% तो देश के अंदर ही एक कोने से दूसरे कोने में ले जाकर बेच दी जाती हैं। देव स्थानों पर बढ़ रही है वेश्यावृत्ति। सीबीआई की रिपोर्ट 2009 के अनुसार देश के तमाम देव स्थानों पर जहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ईश्वर के विभिन्न रूपों के दर्शन करने आते हैं, वहां पर वेश्यावृत्ति तेजी से बढ़ रही है। यह चलन वर्ष 2000 के बाद से तेजी से बढ़ा है। तत्कालीन गृह सचिव मधुकर गुप्ता के अनुसार तत्कालीन गृह सचिव पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के अनुसार सीबीआई अभी तक आंकड़े नहीं जुटा पाई थी कि कितनी लड़कियां देवस्थानों के आसपास बने होटलों, धर्मशालाओं व गेस्ट हाउस में अपनी यौन सेवाएं दे रही हैं। बंगाल की चुकरी प्रथा। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि हमारे देश के कई हिस्सों में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली कई प्रथाएं चली आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की चुकरी प्रथा ही ले लीजिए, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो उसके परिवार की महिलाओं को अपना शरीर देकर कीमत चुकानी होती है। इसके अंतर्गत एक साल तक लड़की को वेश्या के रूप में मुफ्त में काम करना होता है। इसके लिए 1976 में से सरकारी कानून आया, जिसके अंतर्गत तब से अब तक करीब 28 लाख महिलाओं को कर्ज चुकाकर छुड़ाया जा चुका है। परिवार के पालन पोषण के लिए बनी वेश्या। वेश्यावृत्ति का एक और कड़वा सच यह है कि जब परिवार में आय के साधन बंद हो जाते हैं, तब परिवार की सबसे बड़ी लड़की यह राह चुनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वेश्यावृत्ति में आई महिलाओं में 22% सिर्फ इसी कारण पर आती हैं। 2 लाख नेपाली लड़कियां वेश्यावृत्ति में। नेपाल की एनजीओ मैती की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 लाख नेपाली लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हैं। इनमें से अधिकांश 14 साल की उम्र से कम हैं। वर्जिन नेपाली लड़कियों की डिमांड। एनजीओ मैती की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लोगों में नेपाल से लाई गई वर्जिन लड़कियां ज़्यादा पसंद की जाती हैं। उनके दाम भी काफ़ी ऊंचे लगते हैं। यही कारण है कि नेपाल से लड़कियों को बहला फुसलाकर अगवा कर के भारत लाए जाने का चलन बढ़ रहा है। 5% माँ बाप के कहने पर बनी वेश्या। 1988 में ऑल बंगाल वुमेन यूनियन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में लड़कियों के वेश्यावृत्ति में आने के कारण का खुलासा किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 5% महिलाएं माता पिता के कहने पर इस धंधे में आईं। 13% दोस्तों के चक्कर में बनी वेश्या। सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 13% लड़कियां दोस्तों के चक्कर में पड़कर वेश्यावृत्ति में आई। इसमें खास आकर्षण पैसा कमाना था। 22% महिलाएं अपने ही इलाकों में अपना जिस्म बेचती हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता होता है। दलाल के चक्कर में 23% महिलाएं अनजान व्यक्ति अथवा दलाल के चक्कर में फंसकर वेश्यावृत्ति में आईं। 13% महिलाएं रिश्तेदार के चक्कर में। रिपोर्ट के अनुसार 13% महिलाएं ऐसी थीं जो अपनी बहन या अन्य महिला रिश्तेदार के इस धंधे में होने के बाद दाखिल हुईं, उन्हीं से प्रेरित होकर। 10% को मिला प्यार में धोखा। रिपोर्ट के अनुसार 10% महिलाएं प्यार में धोखा खाने पर इस व्यापार में आई, या फिर उन्हें शादी का झूठा प्रस्ताव देकर इस प्रोफेशनल में धकेल दिया गया। 2.5% महिलाएं अपने पति की सहमति से। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5% महिलाएं अपने पति की सहमति से इस व्यापार में उतरी। यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल पर आधारित है। इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिगोलो सेवाएं।
भारत में महिलाओं के बीच वेश्यावृत्ति तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब पुरुष भी इस धंधे में पड़ने लगे हैं। ऐसे पुरुषों को जिगोलो कहा जाता है। 3000 तक फीस। भारत में जिगोलो की सेवाएं दिल्ली में तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली में एक जिगोलो एक रात के 1000 से 3000 रुपए तक लेता है। हालांकि ये सभी कंडोम का प्रयोग करते हैं। हैंडसम लड़के बन रहे हैं जिगोलो। पैसा कमाने की होड़ में डिग्री कॉलेजों के लड़के इस व्यापार में लिप्त हो रहे हैं। इन लड़कों से सेवाएं लेने के लिए महिलाएं भी बड़े घरानों की होती हैं, जो एक बार के 3000 रुपए तक देती हैं। दिल्ली में करीब 20 एजेंसियां हैं जो जिगोलो की सप्लाई करती हैं। मिडिल क्लास क्लब में ज़्यादा। जिगोलो का ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि में स्थित मिडिल क्लास नाइट क्लबों में तेजी से बढ़ा है। इनकी सेवाएं समलैंगिक भी लेते हैं, कंडोम का प्रयोग करते हैं। 1992 में एक सर्वे पाया गया है कि मात्र 27% सेक्स वर्कर ही कंडोम का प्रयोग करते हैं, जबकि 1995 में यह संख्या 82% तक पहुंच गई और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 86% सेक्स वर्कर कंडोम का प्रयोग करते हैं। यानी जितनी तेजी से यह व्यापार बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से एड्स संबंधी जानकारियां भी। घरेलू हिंसा। BBC वर्ल्ड ट्रस्ट के द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार घरेलू हिंसा भी वेश्यावृत्ति में जाने के लिए लड़की को प्रेरित करती है। शुरुआत में जब घर से गाली गलौज मिलती है और माता पिता भाई बहन साथ नहीं देते, ऐसी स्थिति में लड़कियां यह रास्ता अख्तियार करती हैं। क्या कहता है नियम? ऑल इंडिया सप्रेशन ऑफ इमराल ट्रैफिक एक्ट के अनुसार भारत में वेश्यावृत्ति को धीरे धीरे अपराध के दायरे में लाने के प्रयास चल रहे हैं। कालगढ़ के नंबर AISITA के अंतर्गत कोई भी वेश्या अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित नहीं कर सकती। इसके लिए 10 महीने की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है। सेक्स करता पकड़े जाना। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की वेश्या के साथ सेक्स करता पकड़ा जाता है तो उसे 7 से 10 वर्ष की कैद हो सकती है। 30 रुपए से शुरू होती है कीमत। भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वेश्यावृत्ति का स्तर बहुत ही बुरा है। ऐसी जगहों पर 30 रुपए से वेश्याओं की कीमत की शुरुआत होती है। ऐसे ज़्यादातर गांव व छोटे कस्बों में होता है और यहीं पर असुरक्षित यौन संबंध बनते हैं। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स। एक रिपोर्ट के अनुसार 25% चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स या तो अगवा करके लाई गई होती हैं या उन्हें खरीद कर लाया जाता है। वहीं 18% वेश्याओं का तो 13 से 18 साल की उम्र में ही कौमार्य भंग हो जाता है। बलात्कार के बाद बेच दी जाती हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 6% लड़कियां बलात्कार के बाद बेच दी जाती हैं। उसके बाद देह व्यापार के धंधे में आ जाती हैं। बेच दिया। 8% वेश्याओं ने बताया कि उन्हें उनके पिता ने बड़े व्यापारियों के हाथों बेच दिया, जिस वजह से वो आगे चलकर इस व्यापार में आ गई। 50 मिलियन तो सिर्फ भारत से। दुनिया भर में करीब 200 मिलियन वेश्याएं यौन संक्रमित बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनमें से 50 मिलियन तो सिर्फ भारत से आती हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।